बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इससे पहले आप इस कहानी की 101 साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 101 मुलाहिजा फरमाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उसने ताई तलब नजरों से मिर्जा और सदीकी की तरफ देखा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तनहा ही वहां जाऊंगा, मैंने कदरे झुंझलाते हुए कहा। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है, जवाद भाई को अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम सरदार शाह मुराद के गांव की तरफ जा रहे हो, वहां किसी भी वक्त कोई खतरनाक सूरत-ए-हाल पेश आ सकती है। ऐसी सूरत में जवाद तुम्हें कवर देंगे, मिर्जा ने संजीदगी से कहा। अब लोग समझते क्यों नहीं, मैंने बेचारगी भर लहजा में कहा। मैंने कैसे बताता कि जाने कितनी दुआओं के बाद आज मुझे यह दिन नसीब हुआ है। कितने जहरीले कटीले दिनों के बाद मैं एक बार फिर अपने गांव अपने घर जा रहा हूं, अपने मुशफ़क़ को मोहतरम चच्चा के पास, इस वफाश ना वफा शार मेहरा के पास, जिसके लिए मेरी एक झलक दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कितने तवील अरसे से वो तही दस्त तही दामा अपनी आंखों के वेरां दरवा किए मेरी मुंतजिर है। मुझे देखकर उस पर क्या कैफियत तारी होगी, कहीं उस पर शादी मर्ग न तारी हो जाए। इन नायाब लम्हात में इस अजनबी शख्स की मौजूदगी में क्यों कर वो बर्दाश्त कर सकता हूं। इन नायाब लम्हात में इस अजनबी शख्स की मौजूदगी मैं क्यों कर बर्दाश्त कर सकता हूं। इसके सामने भला हम आपस में कैसे दिल का हाल सुना सकेंगे। वो शर्मो हया की पुतली तो उसकी मौजूदगी में आज़ादी से सांस भी नहीं ले सकेगी। लेकिन मैं उसे अपने साथ ले जाने से कैसे इनकार करूं। अगर मैं दुश्तगी से इनकार कर दूं तो ये मेरे रवैये को जाने क्या मानी पहनाएंगे। नहीं, ये कतई मुनासिब नहीं है। मैं सबने साथ ले चलता हूं, रास्ते में कोई तरकीब सोचूंगा इस मसले से निमटने की। ठीक है, चलो तुम, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान पुरसकून रखते हुए कहा। अपना अपना पिस्तौल लेकर हम गांव की तरफ चल पड़े। मैंने रहनुमाई की जिम्मेदारी जवाद पर डाल दी। कुछ ही देर बाद मुझे अंदाजा हो गया कि इस तरह के माहौल और सूरत हाल से मेरी बनिस्बत ज्यादा मानूस है। उसकी आंखें ताकतवर सर्च गाइड के मानित अंधेरे को चीरती महसूस हुई। हमारे पास टार्च मौजूद थी, लेकिन हमने जानबूझकर इसका इस्तेमाल नहीं किया। अंधेरी रात में हल्की सी रोशनी भी मीलों तक दिखाई देती है। इस जंगल बियाबा में रोशनी की मौजूदगी हर देखने वाले को बुरी तरह चौंका देती। जूं हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते गए, मेरे दिल की धड़कनों में इजाफा होता चला गया। कभी मेरा दिल चाहता कि फासला यकलख्त सिमट जाए, फिर मेरा ज़हन अनगिनत अंदेशों से भर जाता। इसके साथ ही मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद धीमी पड़ जाती। जवाद मेरी अंदरूनी कैफियत से बेखबर अपनी बेचैन नजरें घुमाता मेरे आगे आगे चल रहा था। गांव के करीब पहुंचते ही उसने अपना पिस्तौल हाथ में थाम लिया। इसके साइलेंसर लगे पिस्तौल ने मुझे हालात की संगीनी का एहसास दिलाया। इसके साथ ही मेरा हाथ भी जैकेट की जेब में काबिदा गोल्ड के दस्ते पर जम गया। हमने हल चलाते खेतों की नाहवार जमीनों पर अच्छा खासा फासला तय किया। कुछ ही देर बाद गांव के आसार नुमायां होने लगे। यहां से रहनुमाई का फरीजा मैंने संभाल लिया। जवाद ने किसी किस्म का एतराज नहीं किया। मुझे सबसे ज्यादा खतरा गांव के आवारा कुत्तों से था। अगर उनसे हमारी मुठभेड़ हो जाती तो वो भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लेते। मैंने जवाद को भी मुतवक्का खतरे से आगाह कर दिया। जोड़ के पास पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए ठहर गया। जवाद ने सामने वाक़े पीर बख्श के घर की तरफ इशारा करके मुझे मशवरा दिया कि हम दरवाज़ा खटखटाएं। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर उसकी तजवीज़ रद्द कर दी थी। हम दोनों बगौर आस पास के माहौल का जायजा लेते रहे। हर तरफ हू का आलम तारी था। आसमान पर निस्फ चांद और आवारा बादलों में आंख मचोली जारी थी। फिजा में अच्छी खासी खुनकी मौजूद थी। गांव के लोग तो शाम ढले ही बिस्तर संभाल लेने के आदी होते हैं, जबकि वो तो निस्शब के करीब का वक्त था। हर तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जोहर से जरा हटकर दूसरी गली के आखिरी सिरे पर हमारा घर था। मैंने सोच लिया कि जवाद को किस जगह ठहराना है। दीनू की हट्टी के साहिबान तले उसे कोई भी न देख पाता। मैं जवाद को साथ लेकर दीनू की हट्टी की तरफ बढ़ा। मैंने उसे छप्पर के साहिबान तले छुपने का इशारा किया। कुछ समझते और कुछ न समझते उसने साहिबान के अंधेरे में कदम रखा। मैं 2 कदम ही आगे बढ़ा हूंगा कि मुझे साहिबान तले से एक भयानक गुर्राहट सुनाई थी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। जवाद उल्टे कदमों अंधेरे से बाहर निकला। यकलख्त में समझा कि वो गुर्राहट किसी जानवर की है। वो लुब्बा था, हमारे पड़ोसी बरकत का दुबला पतला मरियल कुत्ता। जवाद के बाहर आते ही दुब्बा भी बाहर आ गया। वो जवाद पर दांत निकालकर धीरे धीरे मुसलसल गुर्रा रहा था। जवाद ने उसे भभकी दी। जवाबन लुब्बा एकदम से गुर्राया। जवाद ने घबरा कर उस पर गोली चलाना चाहिए। मैं बरक रफ्तारी से आगे बढ़ा और उसके पिस्तौल वाले हाथ की कलाई पर हाथ मारकर उसका रुख बदल दिया। पिस्तौल की नाल से चिंगारी सी छूटी। हल्की सी ठुस की आवाज पैदा हुई।
कोहली छप्पर चीरती आसमान के वसतों में गुम हो गई। क्या करते हो जवाब है? मैंने खुशगवार लहजे में उसके कान में सरगोशी की। ये कुत्ता, मैंने उसे अपनी पुश्त पर किया और खुद लुब्बा के सामने आ गया। ओए लुब्बा, तेरी मत तो नहीं मारी गई? मैंने धीमे लहजे में कुत्ते को डांटा। अपना नाम सुनकर कुत्ता चौंका। उसने हवा में थूथनी उठाकर मेरी बू सूंघने की कोशिश की। उसने फौरन ही मुझे पहचान लिया था। उसके साथ ही उसके अंदाज से झलकने वाली जाहरियत तरफा होगी। वो दुम हिलाते हुए हल्की आवाज में कूं कूं करने लगा। मरे पर दफा थी वंश। मैंने उसे दुत्कार कर गली के कोने की तरफ इशारा किया। वो धीरे धीरे चलता गली के कोने की तरफ बढ़ गया। जवान ने यकीनन हैरत भरी नजरों से यह सब कुछ देखा। तब मैंने उसके इस्तेजाब को नजरअंदाज करके उसे साहिबान के अंधेरे में जाने का इशारा किया। उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं एक बार फिर अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे के सामने पहुंचने तक मेरे तमाम आसाब सितार के तारों की माने तन गए थे। मैंने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर फौरन ही मैंने हाथ रोक लिया। दस्तक की आवाज सुनकर कहीं पड़ोस वाले भी न जाग जाते। मैंने घर की कच्ची दीवार का जायजा लिया। मैंने अंदाजा लगाया कि थोड़ी सी जुहद के बाद मैं दीवार फांद कर घर में घुस सकता हूं। हालात की एक ऐसी सितम जरीफी थी कि मुझे अपने ही घर में चोरों के मानिद दीवार फांद कर दाखिल होना पड़ रहा था। मैंने दीवार पर अपने हाथ जमाए और इन पर सारे जिस्म का वजन डालकर खुद को ऊपर उठाया। दीवार के ऊपर पहुंचकर मैं चंद लम्हों तक घर के अंदर का जायजा लेता रहा। घर पर मुकम्मल अंधेरे और सन्नाटे की हुक्मरानी थी। मैं नहायत आहिस्तगी से दीवार से सहन में उतर गया। मुझ पर यकलख्त जज्बातियत का गलबा होने लगा। मुझे लगा कि मैं आंधियों और तूफानों के बेरहम थपेड़ों से बच बचाकर अपने नन्हे से आशाने में लौट आने वाला परिंदा हूं। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि अपने घर के तसव्वुर से कितनी अपनायत और खलूस वाबस्ता होता है। दाएं हाथ पर मेरी भट्टी और लोहा कूटने वाला अड्डा था। यहीं पर मैं अपने खून को पसीने की शक्ल में बहाकर अपने घर वालों यानी चचा मेहरदाद और मेहरा के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करता था। कितने पुरमुशक्कत रोज़ो शब थे, लेकिन मुझे कभी थकन का एहसास नहीं होता था। यही वो भट्टी थी जहां मैंने अपनी नफरत और इंतकाम को एक खून आशाम खंजर के रूप में ढाला। वो खंजर जो मेरा शब रोज का साथी था, मेरा इंतकाम जो हर गुजरते दिन के साथ परवान चढ़ रहा था। इस इंतकाम की मैंने अपने खून जिगर से परविश की। फिर इस बदकिस्मत रत्ता साई ने इस इंतकाम का रुख जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ लिया। कितनी ही बार लहू में डूबने और उभरने के बाद मेरा वफादार साथी मुझसे बिछड़ गया। यह ख्याल किए बगैर कि जिस नापाक वजूद को छेद छेद करने के लिए मैंने उसे उस शक्ल में ढाला, वो अभी तक मेरे सामने ही नहीं आया। खून में गुसल करने के बाद शायद उसकी प्यास कम अज कम आर्जी तौर पर बुझ गई थी। इसलिए शायद मेरे वजूद पर पड़ने वाले लहू के छींटों ने मेरी इंतकाम की आग को वक्ती तौर पर धीमा होने पर मजबूर कर दिया था। टार्च को हाथ में लेकर मैं चचा मेहरदाद और मेहरा के कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने अभी तक टार्च को रोशन नहीं किया था, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। इस मानूस जगह का चप्पा चप्पा मेरे दिलो दिमाग में नक्श था। मैं आंखें बंद करके इस घर के हर गोशे में पहुंच सकता था। अपने वजूद पर फैलती सनसनाहट पर काबू पाते हुए मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। तवक्का कैन मुताबिक दरवाजा बंद था। मैंने बहुत धीरे से कमरे का दरवाजा खटखटाया। किसी किस्म का रद्द अमल न पाकर मैंने जरा जोर से दस्तक दी। मेरे सनसनाते कानों ने किसी चारपाई के चिचराने की आवाज सुनी। किसी ने नीम सरगोशाना लहजे में कुछ कहा। उसके साथ ही एक और चारपाई चिरचिराई। मैंने धड़धड़ाते दिल के साथ एक बार फिर दरवाजा थपथपाया। चचा, मैं दरवाजे से मुंह लगाकर हत्तुल इम्कान धीमी आवाज में अपने चचा को आवाज दी। कमरे में यकलख्त मुकम्मल खामोशी तारी होगी। कौन है? चंद लम्हों बाद कमरे के अंदर से एक लरजती आवाज आई। मुझे अपने चचा की आवाज पहचानने में एक लम्हा भी ना लगा। मैं हूं चचा, मैंने जज्बात के बोझ तले झिलमिलाती आवाज में कहा। कमरे में एक बार फिर संकीर्ण सन्नाटा तारी हो गया। बहुत से कशीदा लम्हों के बाद कमरे से एक बार फिर लड़खड़ाती सी आवाज बरामद हुई। सैफल? हाँ चचा, मेरी जुबान से मुश्किल निकला। यकलख्त कमरे में कुछ छोटा मोटा सा भौचाल आ गया। अगले लम्हे किसी के कदमों की आहट मेरे कानों में आई। मैंने तूफानी अंदाज में धड़कते दिल को संभालने की कोशिश की। कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। मुझे अपनी आंखों में कहकशां सी उतरती महसूस हुई। अगले लम्हे मैंने एक मानूस हेवले को अपने मध्य मुकाबल पाया। इसकी तेज तेज चलती सांसों से मुझे अपने मशा में जाम मुअत्तर होते महसूस हुए। मेहरा, मेरे वजूद के रुएं रुएं ने यक जुबान होकर पुकारा। उसने तारीकी के पसे मंजर में मुझे पहचानने की कोशिश की। अगले लम्हे उसकी आवाज ने उसे यकीन दिला दिया कि वो ख्वाब नहीं देख रही है। उसके सामने मैं बजाते खुद मौजूद था। इसी असना में कमरे में लालटेन की रोशनी बढ़ गई। लाठी की खट खट दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक मर्दाना हाथ ने मेहरा को एक तरफ किया। मैंने डुबडुबाई आंखों से चचा मेहरदाद के शफक चेहरे को देखा। कबल इसके कि वो कुछ कहता, मैं कटे हुए तने के मानिद उसके नहीफ वजूद की तरफ झुकता चला गया।
मैं बेकरारी से उसके सीने से लिपट गया। चचा मेहरदाद के हाथ से लाठी छूट कर कच्चे फर्श पर गिर गई और उसने मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मेरा बच्चा, मेरा सैफल, उसने भराई हुई आवाज में कहा। मुझे लगा कि मैं महफूज पनाहगाह में आ गया हूं। मेरी आंखें खुद ब खुद छलकने लगी। मेरे बच्चे, मेरे लाल, चचा मेहरदाद गुलगेर लहजे में कहने लगा। इसके हाथ बड़ी बेकरारी से मेरे जिस्म को टटोल रहे थे। वो हर तरह से मेरी सलामती का यकीन कर लेना चाहता था। यकलख्त मेरे जब्त के बंधन टूट गए। मैं बुरी तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरी आंखों से बहने वाले धारों धार आंसू उसका शाना भिगोने लगे। उसकी बूढ़ी आंखें पहले ही अनमोल मोतियों के खजाने लुटा रही थी। रोते रहते मेरी हिचकियां बंध गई। दिल था कि किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी पुष्ट पर कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। हम दोनों के सामने से गुजरकर मेहरा कमरे के वस्त में पहुंच गई। डुबडुबाती टिमटिमाती नजरों के बायस मुझे उसकी सूरत वाज़ेह तौर पर नजर न आई। वो भी खामोश हिचकियों के साथ रो रही थी। तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे? चचा मेहरदाद ने बमुश्किल मुझे खुद से अलग किया और मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ये तेरा क्या हाल हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ चचा, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बसद मुश्किल अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। लेकिन तू वापस क्यों आ गया मेरे बच्चे? खुदा न खास्ता तू हवेली वालों की नजर में आ गया तो तू यहां से फौरन चला जा मेरे बच्चे, बहुत दूर चला जा, इसी में तेरी बेहतरी है। तो फिक्र न कर चचा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे इन परिंदों से निमटना आता है। मैंने जैकेट की जेब में दुबके हुए पिस्तौल पर हाथ फेर कर कहा। बाबा ठीक कहता है, तुम फौरन यहां से दूर चले जाओ। मेहरा ने शदीद बेचैनी से लबरेज आवाज में कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा मुझे सरसों के फूल की तरह जर्द नजर आया, जैसे एक तवील अरसे से किसी मोहलक बीमारी में मुब्तला हो। तुम ठीक तो हो मेरा? मैंने अपने खदशात को दबाते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुदा के लिए तुम फौरन यहां से चले जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? उसने अजीब बेगाने से लहजे में कहा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उसके लहजे में गुम गश्ता अपना ये तलाश करने की कोशिश की। मैं सही कह रही हूँ, इसी में तुम्हारी बेहतरी और हमारी भी। क्यों अपनी और हमारी जिंदगी के दुश्मन बने हुए हो? बेजुबान और फाख्ता सिफ्त मेहरा की जुबान से निकलने वाले इन जहरीले फिक्रों से मुझे अपना सीना छलनी होता हुआ महसूस हुआ। इसके लहजे की खुनकी और बेगानगी ने मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे लगा कि मैं गलती से किसी अजनबी घर में घुस गया हूं। डूबते हुए दिल के साथ मैंने मुआजरती लहजे में कहा, तुम लोग ठीक तो हो? सरदार शाह मुराद ने तुम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। बब्बा 4 दिन हवेली में बंद रहा, फिर मुआफी तलाफी के बाद और गांव वालों की मिन्नत समाजत के बाद सरदार शाह मुराद ने बड़ी मुश्किल से बाबा को छोड़ा है। सरदार शाह मुराद कई बार हमारे घर रह चुका है। वो बहुत खौफनाक धमकियां देता है। बाबा इस बुढ़ापे में मजीद अजियत नहीं सह सकता। तुम यहां से आकर चले क्यों नहीं जाते? खुदा के लिए मेहरा, मुझसे इस लहजे में बात न करो। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं किन किन हालात से गुजर कर यहां पहुंचा हूं। मैंने बेचारगी से कहा। तुम तो मुझे धक्के देकर घर से निकालने पर तुली हुई हो। मेहरा की बात मान लो सैफल, यहां से बहुत दूर निकल जाओ, हमें भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। चचा मेहरदाद ने खौफसदा लहजे में कहा। मैंने उलझन भरे लहजे में पूछा, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम लोग इतने खौफसदा क्यों हो? मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम लोगों को अपने रवैये तक तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खाम अपना वक्त जाया कर रहे हो। चचा मेहरदाद ने आंखें चुराते हुए कहा और उस मुझसे मुंह फेर कर अपनी लाठी उठाकर वो घिसटता हुआ अपनी चारपाई पर बैठ गया। तुम हमारी बात क्यों नहीं मान लेते बेटा? उसने थके थके लहजे में कहा। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? ठीक है चचा, आप लोग यही चाहते हैं तो मैं अभी चला जाता हूं। मैंने मायूस लहजे में कहा। अगर हो सके तो मुझ पर मेहरबानी करके ये बता दो कि सरदार शाह मुराद ने गांव से बाहर जो नई हवेली तामीर की है वो किस तरफ है? सरदार शाह मुराद की नई हवेली? इन दोनों ने हर से एक दूसरे की जानिब देखा। यकीन करो, हम सरदार शाह मुराद की ऐसी किसी भी हवेली की मौजूदगी से नावाकिफ है। सरदार शाह मुराद ने अगर ऐसी कोई हवेली बनवाई है तो इससे हम ही नहीं, तमाम गांव वाले भी नावाकिफ है। ऐसी बातें ज्यादा अरसे छुपी नहीं रह सकती। तुम्हें पूरा यकीन है कि? मैंने पूरी तरह तस्दीक चाही। हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। गांव वालों की नजर से कोई भी ऐसी चीज भला कैसे छुप सकती है? बस अब तुम देर न लगाओ, सुबह करीब आ रही है। किसी की नजर तुम पर पड़ गई तो? अच्छा चाचा, बस एक बात और बता दो, मेरा यार सरवर के साल में है। मैंने आजाना लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है रत्ता साई ने उसकी आंखें? मुझे मालूम है चाचा, इसीलिए तो मैंने रत्ता साई की आंखों में खंजर उतारा था। तो मुझे यह बताओ कि अब उसका क्या हाल है? उसके घर के हालात कैसे हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। बहुत बुरा हाल है बेटा, सरवर के इलाज में उनके घर का सामान तक बिक गया। सरदार के डर से कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था।
जब फाकों तक नौबत आ गई तो सरवर को मजबूरन भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ा। क्या कह रहे हो चचा? मैं शदीद कर्ब के आलम में चीखा। सरवर भिखारी बन गया? हाँ बेटा, छोटी बहनों के पेट की आग बुझाने के लिए एक नाबीना भाई और कर भी क्या सकता था। सुना है वो शहर के बाजारों में भीख मांगता है, महीने में एक आध बार गांव आता है और फौरन ही वापस चला जाता है। गांव वालों ने अभी तक उसके घराने से ताल्लुकात बहाल नहीं किए। या मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मैंने अपना सर पकड़ लिया। इन दोनों ने मुझे मजीद वहां रुकने नहीं दिया। मेरा मुझे घर के दरवाजे तक छोड़ने आई। दरवाजे से कदम बाहर रखते हुए मैंने एक नजर उस पर डाली। मुझे मुआफ कर देना सैफल, मैं बेहद मजबूर हूं, उसने आंसू में भीगी आवाज में कहा। मैं जवाब में उसे कुछ कह भी नहीं सका, हत्ता कि उसके खुदा हाफिज के जवाब में भी मैं महज सर हिला कर रह गया। मुझ पर मेरे ही घर का दरवाजा बंद हो गया था, शायद हमेशा हमेशा के लिए। यही सब सुनने के लिए मैंने इतना कठिन सफर तय किया। इन्हीं सर्द महर और कठोर लोगों के लिए मैं इतने अरसे तड़पता रहा। इन्हें यकीनन मेरी जान से ज्यादा अपनी जान का खतरा था। एक बार फिर साबित हो गया कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता खुद गर्जी से मुबर्रा नहीं है। वैसे भी जिस शख्स की सगी माँ अपने रिश्ते के तकद्दुस को अपनी मूज और ख्वाहिशात के घाट पर कुर्बान कर चुकी हो, वो किसी और रिश्ते से कैसे वफा की उम्मीद रख सकता है। मुझे अपने हल्क में कड़वाहट खुलती महसूस हुई। मैंने अपने वजूद का जहर थूकने की नाकाम कोशिश की। मैं गली में चंद ही कदम चला हूंगा कि जाने किस कोने खुदरे से लुब्बा बरामद हुआ और मेरे कदमों से लिपटने लगा। मेरा दिल शिद्दत से चाहा कि इसे अपने सीने से लिपटा दूं। आज के दौर में शायद वफा और मुरव्वत सिर्फ जानवरों तक महदूद हो गई थी। कौन जाने कब ये बेजुबान जानवर भी इंसानों की सोहबत में रहकर इन्हीं के रंग में रंग जाए। मुझे करीब आते देखकर जवाद अपने ठिकाने से निकल आया। कुछ पता चला? उसे सरगोशियाना लहजे में पूछा। मैंने महज नफी में सर हिलाने पर अक्तिफा किया। उसने परेशान सा होकर पूछा, अब क्या होगा? हम इस हवेली को कैसे तलाश करेंगे? इन लोगों का कहना है कि ये सब इस तरह की किसी भी हवेली की मौजूदगी से लाइल्म है। मैंने मायूसी भरे लहजे में कहा। तो फिर किसी और से पूछने की कोशिश करते हैं, हो सकता है ये लोग इस बारे में सही मालूमात न रखते हो। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। इस घर के रहने वालों का दावा है कि गांव के आम लोग ऐसी किसी भी हवेली के वजूद से कतई नावाकिफ है। गांव के कुर्बो जवार में ऐसी कोई भी नो तामीर शुदा इमारत नहीं है और ऐसी कोई भी हवेली गांव वालों की नजर से महफूज नहीं रह सकती। ये तो तुम जानते ही होगे कि गांव देहात में कोई भी खुफिया बात ज्यादा देर खुफिया नहीं रह सकती। जिस घर में तुम गए थे इसके बासियों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें इन लोगों की बातों का पूरा एतबार है? हाँ, मुझे इन लोगों की बातों का मुकम्मल एतबार है, मैंने सवाल के पहले हिस्से को गोल करते हुए कहा। मेरे कदम तेजी से लेकिन बेआवाज उठ रहे थे। मेरे रकम में जवाद भी तेज कदम उठा रहा था। हमारे पिस्तौल हमारे हाथों में आ चुके थे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जवाद ने अपनी उकावी नजरें आसपास के माहौल पर डालते हुए कहा। वहां जहां से हमें अपने मतलब की इत्तला मिल सकती है, मैंने गोल मूल सा जवाब दिया। क्या मतलब? बस तुम चलते रहो, मैंने धीमे लहजे में कहा। गांव के मशरकी हिस्से में वाक़ एक नीम पुख्ता मकान के पास पहुंचकर मैं रुक गया। जवाद ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से उसे आसपास की निगरानी की ताकीद की और खुद मकान की दीवार की तरफ बढ़ा। मैंने अंदाजा लगाया कि बगैर सहारे की दीवार पर चढ़ना खासा मुश्किल है, क्योंकि दीवार की बुलंदी अच्छी खासी थी। जवाद ने फौरी तौर पर सूरत हाल को समझ लिया। उसने पिस्तौल को जेब में रखा और अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जकड़कर एक पायदान की सी शक्ल दे दी। उसने इशारा किया कि मैं इस पायदान पर पांव जमाकर दीवार के ऊपरी हिस्से पर हाथ जमा लूं। पसोपेश की गुंजाइश थी ही नहीं। मैंने पिस्तौल जैकेट की जेब में रखा, जवाद के हाथों के पायदान पर पांव रखा और उछक कर दीवार के ऊपरी सिरे पर हाथ जमा दिए। जवाद ने सहारा देकर मुझे ऊपर उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मैं दीवार पर पहुंच गया।